हेलो, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। मैं रंजन कुमार और आज हम लोग जो है मैथ के वैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं जिसको सिर्फ हम देख के उसका आंसर बता सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो है लिया जाएगा तो 100 ऑब्जेक्टिव में कम से कम 5-10 तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जिसे सिर्फ आप देख के सॉल्व कर सकते हैं, देख के उसका आंसर ठीक कर सकते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ए नंबर ऑप्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। बी नंबर ऑप्शन है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। सी नंबर है ए एक्स स्क्वायर बी प्लस बी एक्स प्लस सी। और डी नंबर है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इनमें से कौन जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो आप पढ़े होंगे द्विघात बहुपद, तो उसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि ये ऑप्शन ए सही है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप नहीं है बल्कि द्विघात समीकरण का है। इसलिए ए नंबर ऑप्शन गलत है। तो द्विघात बराबर में जीरो आ जाता है ना, तो बहुपद समीकरण बन जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होगा। क्यों? क्योंकि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती स्टार्ट कहाँ से होती है? तो एक से, इसलिए ये सबसे छोटी रही। लेकिन 3 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। सबसे बड़ी का मतलब सबसे बड़ा, जहाँ जाके अंत हो जाता है। तो कहीं ये गिनती कभी खत्म होती है क्या? महाअरब खरब कितना भी हो जाए उसमें एक जोड़ दो तो 1 अरब 1 हो जाएगा, 1 अरब 2 हो जाएगा। तो ये कभी भी खत्म नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर अपरिभाषित, या फिर अपरिभाषित ना रहेगा तो रहेगा इन्फिनिटी, ऐसे करके। तो देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन में रहेगा वही मारना आपको। अगर अपरिभाषित रहेगा तो ये इन्फिनिटी नहीं रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा तो अपरिभाषित नहीं रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अपरिभाषित है ये। 4 नंबर अपरिभाषित का मतलब इसको फाइंड करना, इसको निकालना संभव नहीं है। तो 4 नंबर है कि सबसे छोटी सम संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। सबसे छोटी तो ए नंबर है -1, बी नंबर ऑप्शन है 2, सी नंबर -4 और डी नंबर 6। तो आप अगर इसका ऑप्शन 2 मार के खुश हो रहे हैं, बी नंबर ऑप्शन अगर टिक करके खुश हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सम संख्या किसे कहते हैं जिसमें 2 से पूरी पूरी भाग लग जाए। तो 2 से भी तो छोटी है ना -4। क्या इसमें 2 से भाग भाग नहीं लग रहा है? तो यहाँ क्योंकि ये धनात्मक सम या ऋणात्मक नहीं कह रहा है, ये सिर्फ पूछ रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या यहाँ पे -4 होगा। 2 कब होता है? 2 कब होता है? जब ये कहता है कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या निम्नलिखित में से कौन है, तब इसका आंसर 2 होता है। क्योंकि ये कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये इस माइनस वाले की ओर इशारा कर रहा है। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा सी नंबर -4, यहाँ सबसे छोटी सम संख्या। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम संख्या तो 1 होगी। तो देखिए 6 नंबर वही क्वेश्चन है ना कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या है। धनात्मक यानी कि प्लस में जो जितना भी सम संख्या है उसमें सबसे छोटा कौन है। तो जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि ये ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, जीरो यहाँ नहीं होगा सही ऑप्शन। फिर 2 है, सी नंबर -8 है, डी है 4। तो -8 ये तो ऋणात्मक ही है, ये तो नहीं होगा धनात्मक में। अब 2 बचा, बी नंबर में 2, डी नंबर में 4। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 2। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या, सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या का है तो जीरो होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। जीरो में 2 से भाग लगता है। जब जीरो में 2 से भाग लगता है तो ये जीरो भी जो है एक सम संख्या होगा। लेकिन चूंकि ये ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव संख्या है, ना ये पॉजिटिव नंबर है ना ये धनात्मक, इसको जीरो को ना ही तो धनात्मक संख्या में लिया गया है ना तो ऋणात्मक संख्या में लिया गया है। तो जब छोटी पूर्ण सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या का बात हो, तब इसका सही आंसर हो जाएगा जीरो। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी सम संख्या है। उसी क्वेश्चन को देखिए कितना उल्टा पुल्टा के पूछा जा रहा है। यहाँ जीरो भी है, 2 भी है, 4 है और 1 है। तो इसमें सबसे छोटी कौन है? तो जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, लेकिन यहाँ धनात्मक ऋणात्मक का तो बात ही नहीं कर रहा। ये सिर्फ पूछ रहा है कि कौन जो है सबसे छोटी सम संख्या है। तो यहाँ हम मारेंगे ऑप्शन ए, ये जो है यहाँ सबसे छोटी सम संख्या है जीरो जीरो। ठीक है। 9 नंबर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो ए नंबर है 2, बी है √9, सी है √7, डी, बी और सी दोनों। तो बहुत लोग ये समझ लेता है ना कि जिसमें भी रूट लगा है वो अपरिमेय संख्या है, तो आप मार दीजिएगा √9 √7 है तो डी नंबर ऑप्शन मार दीजिएगा, बी और सी दोनों। लेकिन ये गलत है, क्योंकि पहले देखिए रूट में जो है उसका कोई वैल्यू तो, उसका कुछ मान होता है क्या? उसका कुछ वैल्यू है क्या? तो √9 का मान, √9 का वैल्यू होता है ना 3। तो 3 तो एक परिमेय संख्या हो गया, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन मेरा गलत है, ये अपरिमेय नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? √7। √7 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी अपरिमेय संख्या है? सबसे छोटी अपरिमेय संख्या को देखना हमको।
कौन है? तो ए नंबर है √3, बी नंबर है √5, सी नंबर है √7, डी नंबर है √9 और √9 का वैल्यू कितना होता है? 3। तो 3 जब √9 का वैल्यू 3 हो गया तो 3 तो एक परिमेय संख्या होगा, डी नंबर तो कट गया, ये तो अपरिमेय है ही नहीं। अब ये तीनों में देखिए √3, √5, √7 में कौन सबसे छोटी है? तो रूट के अंदर जिसका भी मान सबसे कम हो, जो सबसे छोटा संख्या हो, उसी को सबसे छोटा, उसी में टिक मार दीजिएगा। जैसे √3 है, 3, 5, 7 से छोटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, √3 जो है वो सबसे छोटी अपरिमेय संख्या है। अगर पूछता सबसे बड़ी अपरिमेय संख्या कौन है, तो यहाँ √7 हो जाता। ठीक है? तो 11 नंबर क्या है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होगी। जितना अधिकतम घात उतना शून्यक। जिस भी बहुपद का जितना घात होता है उसका उतना अधिकतम शून्यक भी होता है। जैसे त्रिघात बहुपद रहता तो उसका अधिकतम शून्यक 3, चतुर्घात बहुपद रहता तो अधिकतम शून्यक 4 हो जाता। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए अब कि sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर व्हाट? तो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप सूत्र पढ़े होंगे कि इसका सही आंसर होगा ए नंबर 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए 13 नंबर कॉस 52 डिग्री बटा साइन 38 डिग्री। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो देखिए 52 और 38 को जोड़ के 90 पूर रहा। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसका डायरेक्ट आंसर 1 मार दीजिएगा। ठीक है? अगर बटे में रहे और दोनों का डिग्री वाला मान जोड़ के 90 पूर रहा हो, 52 और 38 जोड़ के देखिए 8 2 10, 5 3 8 1 9, 90 पूर गया ना, तो इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है? और उस साइन भी देखिएगा, कॉस का उल्टा साइन होता है, साइन का उल्टा कॉस, तो इसका मान हो जाएगा 1 होता है। ठीक है? उसी तरह अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि टेन 23 डिग्री बटा कॉट 67 डिग्री। 23 और 67 का मान कितना, 23 67 को जोड़ दीजिए कितना 90। तो इसका ई पूरे का मान कितना हो जाएगा 1, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दीजिए। फिर कॉस का उल्टा साइन और देखिए दोनों डिग्री का मान जोड़िए, 12 और 78 का भी मान योग 90 डिग्री, तो इसका भी मान 1 और 1 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा 2। ठीक है? क्योंकि इसका 1 और इसका 1 दोनों जुड़ गया, जोड़ का चिन्ह है बीच में, तो 1 1 2 हो गया, इसका सही आंसर बी। 15 नंबर 2 5 8 3, 8, 3, 2, 3, 3 का बहुलक है। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा उसी को हम बहुलक कहते हैं। बहुलक कहलाता है वो जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो जैसे 2 2 कितना बार आया? 2 बार। 5 5 एक ही बार आया। 8 2 बार। सबसे ज़्यादा देखिए 3 दिख रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। 4 बार आया, इसका बहुलक भी हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? अब 16 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -2, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है? किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यहाँ देखिए इसको समझते हैं, थोड़ा-सा नीचे देखिए फिगर बना हुआ है कि इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश में जो होता है, अगर दोनों प्लस में हुआ तो वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। अगर एक्स का निर्देशांक माइनस में रहा और वाई का प्लस में रहा तो वो द्वितीय चतुर्थांश में होता है। जैसे यहाँ देखिए -2,3 -9,7 यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर तृतीय, 2 को तो आसानी से आपको याद रह जाएगा। प्रथम में दोनों प्लस और तृतीय में दोनों माइनस। अगर दोनों प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश में होगा और दोनों माइनस में, जैसे यहाँ है -2, -3, तो ये तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। ठीक है? अगर पहले माइनस रहा फिर प्लस रहा, यहाँ देखिए द्वितीय में पहले माइनस फिर प्लस, जैसे -2,3 -9,7 -3,5, तो ये सब द्वितीय में आता है। फिर चतुर्थ में है कि अगर पहले प्लस रहा उसके बाद माइनस रहा तो ये चतुर्थ में आएगा, जैसे 4, -6, 6, -9, 2, -1, 1, -3, 5, -8, 4, -7। तो पहले प्रथम और तृतीय याद कर लीजिए, दोनों प्लस तो प्रथम, दोनों माइनस तो तृतीय। उसके बाद द्वितीय में पहले माइनस फिर प्लस, अब पहले माइनस फिर प्लस हो गया तब चतुर्थ बचा, चतुर्थ में पहले प्लस होगा तब माइनस होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं? निम्नलिखित में किसे उदग्र या ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं? तो एक्स अक्ष को, बी नंबर वाई अक्ष को, सी जेड अक्ष को या डी सभी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदग्र या ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि खड़ी रेखा को कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है, तो उसमें जो खड़ी यानी कि वाई अक्ष जो होता है उसको बोलते हैं उदग्र या ऊर्ध्वाधर रेखा। तो एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? ये जो बड़ी रेखा है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज, क्षैतिज रेखा। ठीक है? तो उदग्र या ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष को कहते हैं और एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा। 18 नंबर है, बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात क्या होगा? अधिकतम घात देखिए यहाँ x पे 5x है तो इसमें अधिकतम घात x पे 1 है और 2x² तो इसमें अधिकतम घात स्क्वायर यानी कि 2 हुआ। तो अधिकतम घात कितना हुआ x का? इसमें चर का अधिकतम घात, वही जो है उस बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ 2 हुआ, 2 है तो ए नंबर का सही है, समझ जाएगा 2। तो किसी भी बहुपद के चर का जो अधिकतम घात होगा, अधिकतम पावर जो होगा, वही उसका उस बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है? 19 नंबर क्वेश्चन है, ए कॉमा बी कॉमा सी समांतर श्रेणी में हो तो बी बराबर सूत्र क्या होगा? अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में तो इसका बीच वाला पद निकालने के लिए सूत्र होता है ए प्लस सी बटा
2, ये सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी जैसे एक एपी यानी कि एक समांतर श्रेणी ले लीजिए, मान लीजिए ये है 2, 4, 6 है, ठीक है? ये एपी में है। अब ये बीच वाला पद निकालने के लिए क्या करते हैं कि 2 + 6 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 6 और 2 कितना? 8, 8 में 2 से भाग दे दीजिए तो 2 चौक 8, देखिए ये बीच वाला पद आ जा रहा है। तो इसी का यहाँ सूत्र बताया गया कि ए, बी, सी तीनों अगर समांतर श्रेणी में है और हमको बी यानी कि बीच वाला पद निकालना है, बी बराबर तो ए और सी को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, इसका सही आंसर सी हो गया, a + c/2। 20 नंबर में कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? हाल नहीं, कितने हल होंगे? तो एक चर वाले रैखिक समीकरण जैसे इसका व्यापक रूप होता है ax + b = 0, ax + b = 0, तो इसके कितने हल होंगे? तो इसके केवल एक हल होते हैं। इसका केवल एक हल होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होगा, ठीक है? 21 नंबर क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? सब जगह टाइपिंग मिस्टेक हो गया, हल नहीं हल होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा अनेक। दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होगा। कैसे? जैसे देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण एक लेते हैं, जैसे मान लीजिए लेते हैं x + y = 5, x + y = 5 लेते हैं। जैसे लेते हैं x + y = 5, इसमें देखिए दो चर है, x भी एक चर है, y भी दो एक चर है, तो दो चर हो गया। अब बराबर में 5 है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हुआ। अब देखिए अगर हम यहाँ x का मान 2 ले लें प्लस y का मान 3 ले लें तो भी 5 हो रहा है ना? अब x का मान 1 ले लेते हैं और फिर y का मान 4 ले लेते हैं तो भी 5 हो रहा है। तो यहाँ देखिए x का एक मान 2 हुआ और y का मान 3 हुआ। फिर x का मान 1 भी हो रहा है, x का मान 4 भी हो रहा है। फिर देखिए दूसरा अगर हम रखते हैं इसके अलावा और कुछ रख सकते हैं, x का मान यहाँ 0 रख देते हैं, y का मान 5 रख देते हैं तो भी 5 पूरा है। तो इसका अनेक हल होगा। इसीलिए कहा गया कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 22 नंबर है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल हो सकते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के, यहाँ सिर्फ आपको हम रैखिक समीकरण लिखाए थे। x + y बराबर मान लीजिए 5 है, तो यहाँ एक और समीकरण रहेगा, युग्म मतलब जोड़ा, एक बार एक और रहेगा, जैसे 2x + 3y = 5 रहा, तो अब ये युग्म में हो गया, जोड़ा में आ गया। उसका कभी एक हल होता है, कभी अनेक हल होता है और कभी तो एक भी नहीं, एक भी हल नहीं होगा। और डी नंबर में कह रहा है सभी सही है, तो हाँ, ये तीनों ऑप्शन जो है सही है, इसका सही आंसर यहाँ डी हो जाएगा। तो ये कब होता है? कब एक हल होता है, कब अनेक हल होगा, कब एक भी नहीं होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए उसको देखते हैं, थोड़ा-सा याद कर लेते हैं पिछला। हाँ, तो पहले देखिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? a1x + b1y + c = 0, a2x + b2y + c2, यहाँ ए c1 और c2 छूट गया, c2 = 0। इसमें क्या है कि जब a1/a2, यहाँ एक नंबर क्वेश्चन, एक एक पहला कंडीशन है कि जब a1/a2 डज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होता है, तो क्या होता है कि समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा होगा। प्रतिच्छेदी रेखा जैसे यहाँ देखिए ये बना हुआ है, प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को काटेगी, और ये जितना बिंदु पर एक दूसरे को काटता है ना, उस समीकरण युग्म का उतना ही हल होता है। यानी ये कह रहा है ना, तब नीचे सबसे नीचे देखिए 3 नंबर में कि समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को एक जगह पे काटा। जिस जगह पे दोनों लाइन मिल जाएगा, जितना जगह मिलेगा उतना ही हल होगा उस समीकरण का। ये चूँकि एक जगह मिला तो इस समीकरण का केवल एक हल होगा, और जिस समीकरण का हल होता है उसको संगत या अविरोधी कहते हैं। तो ये कह रहा है 2 नंबर की समीकरण युग्म संगत एवं अविरोधी कहलाएगा। ठीक है? तो ऑप्शन याद रखिएगा, फर्स्ट कंडीशन कि a1/a2 डज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका आलेख जो है उस समीकरण का प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। और वो समीकरण युग्म जो है संगत एवं अविरोधी कहलाएगा, और समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा, एक हल होगा। फिर दूसरा कंडीशन इसमें आता है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर हो, लेकिन डज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हो। जैसे a1/a2 मान लीजिए 1/2 है, फिर दूसरा b1/b2 भी 1/2 है, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन c1/c2 मान लीजिए 3/2 हो गया, तो क्या ये इन दोनों के बराबर है? नहीं। तो ये है a1/1/2 = 1/2 डज़ नॉट इक्वल टू 3/2। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन डज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, तो समीकरण युग्म का आलेख समांतर रेखा होगा। जब समांतर रेखा होगा, तो समांतर रेखा यहाँ देख रहे हैं, ये कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। हम पीछे क्या बताएं कि दोनों लाइन या दोनों रेखा जितना जगह पे एक दूसरे से मिलेगा, उतना ही उस समीकरण का हल होगा। ये समांतर रेखा हो गया तो ये कहीं नहीं मिलेगा। जब कहीं नहीं मिलेगा तो इस समीकरण युग्म का एक भी हल नहीं होगा, और जिस समीकरण युग्म का एक भी हल नहीं होता है उसको असंगत या विरोधी समीकरण कहते हैं। असंगत या विरोधी। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का
केवल एक हल कब होगा? तो ये वाला कंडीशन लिख दीजिएगा, जब a1/a2 डज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। जब पूछे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा कब होगा? तो सेम यही कंडीशन लिखना है। यही ना कह रहा है, इसी कंडीशन में ना ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा। फिर इसी तरह ज जब कहे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख समांतर रेखा कब होगा? तब ये वाला कंडीशन लिख देंगे। ठीक है? या बोले जब कब एक कोई भी हल कब नहीं होगा? तो कोई भी हल कब नहीं होगा? जब a1/a2 बराबर b1/b2 और डज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, यानी कि ये कंडीशन लिख दीजिएगा। ठीक है? फिर तीसरा एक और बच गया, तो तीसरा देखते हैं। स तीसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर तीनों बराबर रहा, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अगर तीनों बराबर रहा, तो समीकरण युग्म का आलेख समपाती रेखा होगा। समीकरण युग्म का आलेख समपाती रेखा होगा। दूसरा, समीकरण युग्म संगत एवं आश्रित कहलाएगा। तो पहला तो बात ये संगत याद रखिएगा, जिसका भी कोई हल होता है उसी को संगत बोलते हैं, क्योंकि समीकरण 3 नंबर में देखिएगा, समीकरण युग्म का अनेक हल होगा। तो ये अनेक हल क्यों हुआ? ये संपाती रेखा क्या है? तो संपाती रेखा का मतलब है, अगर ये तीनों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 बराबर हो गया, तो ये संपाती रेखा होगा इसका आलेख। इसका मतलब है एक लाइन ये है ना, तो दूसरा भी रेखा इसी रेखा पे आएगा। एक दूसरे पे दोनों रेखा होगा, तो इसी को कहते हैं संपाती रेखा। अब देखिए, जब दोनों रेखा एक दूसरे पे आ गया, तो ये एक दूसरे को बहुत जगह काट रहा है। एक दूसरे को अनेक जगह पे काटेगा, तो इसीलिए इस समीकरण युग्म का अनेक हल होगा, और इसको चूँकि हल होगा तो इसको संगत समीकरण कहेंगे, और ये आश्रित भी कहलाएगा। ये एक दूसरे पे आश्रित, एक दूसरे पे लदा हुआ है, इसलिए इस समीकरण युग्म को आश्रित कहेंगे। ठीक है? जैसे देखिए, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक समीकरण युग्म दिया है 2x + 3y = 5, और दूसरा दिया है 3x - 2y = 2 है ये। ठीक है? तो इसमें जैसे e1/e2 लिए, ये 2/3, तो 2/3 और फिर b1/b2 अगर लेंगे तो 3/-2 होगा। तो 2/3 और 3/-2 क्या एक दूसरे के बराबर है? तो ये बराबर नहीं है। डज़ नॉट इक्वल टू a1/a2 डज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, इसीलिए इसका एक हल होगा। और इस समीकरण युग्म का आलेख जो है वो कैसा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा, तो इसीलिए इसका एक हल भी होगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो इनमें से कौन ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो ए नंबर में 1, बी नंबर में 0.1, सी है -7, डी है 0.2। तो कौन जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी? तो किसी भी घटना की प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, -7। -24 नंबर क्वेश्चन है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। 25 नंबर क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य या ऋण संख्या भी इसको बोलते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होता है? अभाज्य संख्या जैसे, तो अभाज्य संख्या होता है ये 2, 3, 5, 7, 11, ये सब अभाज्य संख्या की किस जब इसका मोसो निकालिएगा, 2, 3 का निकालिए या 3, 5 का या 5, 7 का निकालिएगा, तो इसका मोसो जो है वो हमेशा 1 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा 1। 2 अभाज्य संख्या या ऋण संख्या का मोसो हमेशा 1 होता है। 26 नंबर है, एक रैखिक समीकरण का घात होगा, तो इसका घात होगा 1। बी नंबर ऑप्शन 1 हो जाएगा। 27 नंबर कह रहा है, वर्ग अंतराल AB का वर्ग चिन्ह क्या होगा? कोई भी वर्ग अंतराल दिया हो, उसका अगर वर्ग चिन्ह निकालना हो, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे दें, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, a + b/2। जैसे मान लीजिए दिया है वर्ग अंतराल 5, 10 और इसका पूछे वर्ग चिन्ह, तो क्या करेंगे? 5 और 10 को जोड़ दीजिए, 5, 10, 15 बटा कर देंगे 2, तो यही हो जाएगा इसका वर्ग चिन्ह। 27 नंबर का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ए बी का वर्ग चिन्ह a + b/2। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है, 0.5, ये ऊपर में जो लकीर है इसको बोलते हैं बार, तो इसका मान कितना होता है? 5/9। तो कैसे होता है? जैसे देखिए, 0.5 पे बार है, तो जितना अंक पे बार होता है नीचे उतना 9 दे देते हैं। तो यहाँ 5 पे बार था, तो 5/9 हो गया। जितना होगा लिखा हुआ उतना लिख देंगे और बटे में 9 देंगे। जैसे यहाँ रहा 0.15, इस पे दोनों पे बार है, तो अब इसका क्या लिखा जाएगा? तो 15, अब बटे में 2 अंक पे बार है, तो 2 अंक पे बार है, तो 2 9 दे देंगे, तो हो गया 15/99। ठीक है? तो इसका 28 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 5/9। 19 नंबर कहता है, बिंदु -5,3 का कोटि क्या है? बिंदु -5,3 का कोटि क्या है? तो ये जो पहले होता है x का निर्देशांक, वो भुज कहलाता है, और बाद में जो y निर्देशांक है इसको कोटि कहते हैं। तो यहाँ कोटि क्या हो जाएगा? ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ 7 को 3 कर देते हैं। ठीक है? 7 को 3 कर देते हैं, तब इसका कोटि जो है 3 ना होगा, और 3 तो ऑप्शन में नहीं दिए हैं, तो 7 को 3 करते हैं, तो इसका ऑप्शन सही तो डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 3। तो बिंदु 5 में -5,3 का कोटि क्या होगा? 3। अगर भुज पूछता तो भुज होता है -5। ठीक है? 30 नंबर है, दो क्रमिक या क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ या मोसो क्या होगा? तो दो क्रमिक या क्रमागत मतलब लगातार सम संख्या, जैसे है 2, 4, 6, 8, 10, तो ये सब लगातार है, इसमें से किसी भी दो को उठा लीजिए, लगातार दोनों होना चाहिए। जैसे 2, 4 है, इसका जब मोसो निकालिएगा तो 2 आएगा। 4, 6 है, इसका मोसो निकालिएगा तो भी 2 आएगा। 6, 8 है, उसका मोसो निकालिएगा तो 2 आएगा। 8, 10 का मोसो निकालिएगा तो भी 2 ही आएगा। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा 2। दो क्रमिक या क्रमागत सम संख्याओं का मोसो जो है वो हमेशा 2 होता है। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।
बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसका कितना सही हुआ 30 में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।